बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे और दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। सबसे पहले हम आपको बताएं कि लाहौर आज भी जो स्मॉग है उसके हवाले से सबसे पहले नंबर पर है और आज भी फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से सबसे पहले नंबर पर जा रहा है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जो महकमा मौसम आते हैं उन्होंने पेशगोई की है कि अगले 3 दिन तक बारिशों का एक सिस्टम दाखिल हो रहा है मुल्क में, जिसकी वजह से ये स्मॉग छट जाएगी। ये इस वक्त ना सिर्फ स्मॉग छटेगी बारिश से, बल्कि बारिश एक और वजह से भी खासकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि खुश्क साली चल रही है और खुश्क साली की वजह से हमारी फसलों को पानी मुयस्सर नहीं है। तो हम तो ये कर रहे हैं, नमाज़े इस्तिस्का अदा की जा रही हैं ताकि बारिश हो सके और ये खुश्क साली जो है वो खत्म हो सके, फसलों को पानी मिल सके, हमें खुराक मिल सके। और कराची की भी सूरत हाल जनाब इस तरह से है कि मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिसके बाद फिर मौसम मजीद खुशगवार हो गया। सदर नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में बूंदाबांदी हुई है जी। इसके अलावा MA चना रोड, II चंद्रगी रोड पर भी रिमझिम हुई है और मुल्क में यही बताया जा रहा है, जिस तरह से अभी अली ने आपको बताया कि बुध और जुमेरात से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई है। और महकमा मौसमियात ने 19 और 20 फरवरी को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी है, जबकि जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी होगी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों, मरी, गिलियात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया गया है। और तवील खुश्क मौसम के बाद अब कहीं बारिश की नवीद जब सुनाई गई है तो हम सबके लिए कह ले ताज़ा हवा का झोंका है। बताया जा रहा है कि 2 मुख्तलिफ स्पेल्स आएंगे। पहला जो है 18 से 21 के बीच में आएगा और तवक्को ये की जा रही है कि इसमें दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। दरमियाने दर्जे की बारिश से फ़ायदा तो होगा, क्योंकि इस वक्त कुछ भी बेहतर है, बारिश पूरा साल नहीं हुई है। और जो मौसम खासकर जो हम डिवाइड किए रखते हैं कि ये बारिशों के लिए मुख्तस हैं, उनमें भी बारिशें नहीं हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार बारिशें होंगी और जो कराची वालों के लिए एक बारिश की तो अच्छी खबर थी। एक और भी बड़ी अफसोसनाक खबर आ गई है वहाँ से, वो जो डंपर हादसा एक और हुआ है। मतलब हम जितनी मर्जी बात कर लें, जितनी मर्जी अवेयरनेस क्रिएट कर लें, तब तक नहीं चीज़ें ठीक हो सकती जब तक आप खुद नहीं करेंगे। अपना और दूसरों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासतौर पर जब आप सड़क पर होते हैं तो ट्रैफिक के जो कवानीन है उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनाब। ये तो थी हमारे मौसम की दिल के मौसम की भी बात कर ले, जो बड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा है खासतौर पर क्रिकेट शायकीन को जनाब, क्योंकि इतना बड़ा मेला जो दुनिया क्रिकेट का आप कह लें और 29 ईयर्स के बाद ICC का कोई बहुत बड़ा इवेंट है जो पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है जनाब। सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, कह लें कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं और कह लें कि 8 बेहतरीन टीमें जो हैं वो टाइटल के हुसूल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगी और इंग्लैंड जो है उसकी टीम पहुंच गई है जी। हम दिलो जान से उनको वेलकम करते हैं। 31 रुकनी दस्ता है उनका जो कि पहुंचा है और आज वो आराम करेंगे। इंग्लिश स्क्वाड जो है आराम करेगा। इससे पहले हमने बताया था आपको ऑस्ट्रेलवी टीम जो है वो 2 मुख्तलिफ दस्तों में पहुंची है और लास्ट जो उनका दस्ता था वो 17 रुकनी था। तो यू टूर्नामेंट का फॉर्मेट कुछ यूं कि 8 टीमों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है और हर टीम पहले मरहले में 3-3 मैच खेलेगी और हर ग्रुप से 2 बेहतरीन टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। 19 फरवरी को मेगा इवेंट का इफ्तिताई मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी। आपको पता है सैफ अली की टीम जो टूर्नामेंट है उसमें न्यूजीलैंड जीत गई थी। तो अच्छी बातें करें। आपको पता है अब्दुल माजिद जो हैं हमारे सीनियर तज्जियाकार जो हैं स्पोर्ट्स के, उन्होंने ये पेशगोई की थी कि अगर हम सैफ अली की टूर्नामेंट हारे तो जो मोड है, जो टीम का मोड है वो एक डिफरेंट हो जाता है। जब वो हारती है तो वो कॉर्नर्ड शेर की तरह होती है। आपको याद होगा कॉर्नर्ड शेर। चले जी, लेकिन हम एक्साइटेड है जनाब टफ टाइम देने के लिए, हमारी टीम भी एक्साइटेड है। इसके अलावा जनाब आपने फोटोशूट भी अली आपने देखा है, कैसे लगी आपको किट भाई? जर्सी तो बहुत जबरदस्त है। ना सिर्फ हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स बल्कि दीगर जो टीम है कर रही है, मजीद अपलिफ्ट कर रही है। और आपने देखा है फोटोशूट भी हुआ है और कैसे कमेंट्स पास कर रहे हैं, कितना खुशगवार मूड लगा। माहौल सज चुका है जनाब। आप इस माहौल का हिस्सा बने ना बने, इस वक्त जो है छाए हुए हैं पाकिस्तानी स्टेडियम्स तैयार कर दिए हैं और जर्सी की रूनुमाई हो रही है, ट्रॉफी की रूनुमाई हो रही है और वो ट्रॉफी जो 7 साल से हमारे पास ही है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी उसके बाद हुई नहीं। लास्ट हम ही जीते हैं और उसके बाद अब हमारी बारी दोबारा से आ सकती है अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो ट्रेनिंग्स में करती है वो मैचेस में भी करे। एग्जैक्टली। और भाई हसन अली का भी सबने देखा वो एक डांस, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो वायरल हो जाते हैं। वो भी बड़ा वायरल हुआ है हसन अली का एक डांस जो था। और इसके साथ साथ जनाब एक और भी कल हमारा जो वार्म अप मैच हुआ है, जनूबी अफ्रीका ने शाहीन्स को शिकस्त दे दी है, लेकिन चले वार्म अप मैच था, हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। जिसमें जो कप्तान के जो थे हमारे शाहीन्स के कप्तान थे हुरैरा, उन्होंने सेंचुरी बनाई है और इमाम उल हक 98 पर आउट हो गए। ये लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुई है। हम वो मैच भी हार गए। चले फिर ये अपलिफ्ट करेगा हमारे स्पिरिट्स
मैच को, क्योंकि हम लेकिन ऐसे हम मैचेस होस्ट करने के लिए अभी चैंपियंस तैयार ट्रॉफी फोकस है हमारा। एग्जैक्टली हम मेहमान नवाजी में बड़े अच्छे हैं जी, और वो हम बड़े दिलो जान से करने वाले हैं। बड़ा इवेंट है, हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि खैर खैरियत से जो है इसका इनेकाद हो जाए पाकिस्तान में। और जो क्रिकेट डिस्कशन है वो आपको पता है कभी खत्म हो नहीं सकती है, आगे शो में बहुत कुछ है, तो उसके लिए हमें जरा आगाज करना पड़ेगा। हाँ, अभी जरा बड़ी खबर की जानी पड़ते हैं। चलिए जी, प्रोग्राम में आगे बढ़े। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदरूनी और बैरूनी बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ उनकी हुकूमत से जंग जारी है तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी एक बड़ी जंग जारी है। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बताया जाए कि पार्टी से क्यों निकाला, और वो खुसर फुसर पर अपनी नशिस्त से मुस्ताफी नहीं होंगे। दूसरी जानिब शुएब शाहीन और फवाद चौधरी के दरमियान होने वाली झड़प के बाद पीटीआई की सियासी कमेटी ने सख्त रद्दमल दिया है और फवाद चौधरी के अमल को मुजरिमाना करार दिया। तो फवाद चौधरी ने भी सियासी कमेटी को 2 टके की करार दे दिया। उधर बानी पीटीआई और बुशा बीबी तक रसाई एक बार फिर खत्म कर दी गई है। सवाल यह है कि क्या बानी पीटीआई से मुलाकातों पर एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी गई है, और एक तरफ पार्टी को दरपेश ये चैलेंजेस और दूसरी तरफ बानी तक रसाई का बंद होना पीटीआई की मुश्किलात को किस हद तक बढ़ा सकता है? जी हाँ, जबकि सारी सूरत हाल में पीटीआई रमजान के बाद एक बार फिर तहरीक शुरू करने के लिए भी सरगर्म है, और इस हवाले से असद कैसर और उमर अयूब को अपोजिशन जमातों से राब्ते करने और उन्हें एतमाद में लेने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बानी पीटीआई की जानिब से एक तरफ अपोजिशन ये इल्जाम लगा रही है कि मुल्की मईशत तबाहाल है और तरक्की के हुकूमती दावे महज झूठ है, और दूसरी जानिब सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि सियासत को तबाह कर दिया गया है, बदतहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में नवाज शरीफ का ये कहना था कि बदकिस्मती है कि तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया, जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया है, शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया है, पॉलिसीज़ के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। और नवाज शरीफ ने पीटीआई के दौरे हुकूमत की जानिब इशारा करते हुए ये कहा कि करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थी। उधर गुज़िश्ता रोज़ वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड बैंक के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी पर शुक्र का इजहार किया और उसको खुशाइन भी करार दिया है। और उन्होंने कहा कि हम आलमी बैंक के हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद के शुक्रगुजार हैं, जबकि आज ही नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया। वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ की मेहनत से ये जो मुआशी इस्तेहकाम है वो आया है और मुल्क तरक्की कर रहा है। ये सारी सूरत हाल है, इस पर अपोजिशन के इल्जाम दुरुस्त हैं या हुकूमती दावे दुरुस्त हैं, इस पर हमने करनी है जवाब। बिल्कुल, सीनियर तजज़ियाकार माजिद निज़ामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। माजिद, ये बताइएगा कि इस वक्त जो ये दावे किए जा रहे हैं कि मुल्क की जो मईशत है वो पटरी पर आ गई है और समरात उसके मिलना शुरू हो जाएंगे जल्दी, और सिंगल डिजिट में जो है महंगाई आ गई है, ये दावे किस कदर दुरुस्त आपको दिखाई देते हैं, और मईशत क्या वाकई पटरी पर आ गई है? जी, ये एक जो इंतहाई संजीदा मामला इसलिए है कि वो तमाम तबकात जो इससे मुतासिर हैं उनकी हालत में अभी कोई बेहतरी देखने में नहीं आ रही। मिसाल के तौर पर 2 बड़े तबकात हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो जो ज़राअत से मुंसलिक है किसान, गुज़िश्ता 1 साल में उनकी फसलों के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह से गवर्नमेंट ने उनके साथ सलूक किया, तो वो अपनी जो कॉस्ट है वो भी पूरी नहीं कर सके, और उससे देहात की मईशत को एक बहुत बड़ा धचका लगा, एक नुकसान हुआ है। ये बात तो दुरुस्त है कि आपने शहरों के अंदर कुछ ना कुछ चीजें मेंटेन कर ली, लेकिन देहात की जो कुव्वत खरीद है वो पूरी तरह मुतासिर हुई है। और दूसरा मसला है सैलरीड क्लास का, जो तनख्वाहदार तबका है। बाकी तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं, शोबाजात हैं, वो टेक्सटाइल हो, शुगर हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, बाकी बिजनेस के लोग हो, वो अपने लिए मुराद ले लेते हैं, अपने लिए रियायतें ले लेते हैं। लेकिन जो सैलरीड क्लास है, जिसमें मैं और आप शामिल हैं, वो टैक्सों के बोझ तले इस वक्त तबाह हुआ है। अभी रिसेंटली जो वजारत खजाना के आदाद शुमार आए हैं, उसके अंदर ये पता चला है कि रवां माली साल के पहले 6 महीनों में 100 अरब के आसपास एडिशनल टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सैलरीड क्लास से वसूल किया गया है। तो अगर शहरों की एजुकेटेड मिडिल क्लास इस वक्त मुश्किल का शिकार है, जिसने मुल्क को आगे लेके चलना है, मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना है, वो परेशान है। और दूसरी तरफ देहात के अंदर जो किसान है, जो फार्मर है, जिसने बड़ी बुनियादी जो जरूरियात है वो मुआशरे की पूरी करनी है, तो ये 2 तबके अभी तक नाखुश और परेशान नजर आते हैं। इन तक ये जितने भी मुआशी इशारे हैं उनका कोई
पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पहुंचा और कोई रिलीफ नहीं पहुंचा। तो मेरा ख्याल है कि ग्राउंड पे इस चीज को देखने की जरूरत है। बाकी स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स तो आप दिखा सकते हैं, आईएमएफ से जो कर्जा मिल रहा है उसको भी आप एक अचीवमेंट के तौर पे शो कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि जी ग्राउंड के ऊपर उसके कोई असरात आए हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है। और माजिद, इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो रोज़ ब रोज़ जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो तो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, और ऐसी सारी सूरत हाल में बानी पीटीआई तक रसाई जो है वो ख़त्म कर दी गई है। एक बार फिर से मुलाकात नहीं हो पाएगी पार्टी की क़यादत की बानी पीटीआई के साथ। इस सारी सूरत हाल में हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता एक साल में जो एहतजाजी कोशिशें की हैं वो उस तरह से बराबर साबित नहीं हुई। इसी तरह उन्होंने मुज़ाकरात का जो रास्ता अपनाया उसके अंदर भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। तो उसकी दीगर वजूहात के अलावा एक बड़ी वजह यह है कि पार्टी के अंदर कंसेंसस की पॉलिटिक्स मौजूद नहीं है। हर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स जरूर होते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी एक कंसेंसस के साथ बनती है। मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को आवाम ने एक मैंडेट दे दी, उन्होंने अपने वोट के जरिए अपनी राय का इजहार किया और बता दिया कि वो इस पार्टी के साथ है। अब उस मैंडेट को या आवाम के उस एतमाद को उस पार्टी के स्ट्रक्चर ने, पार्टी की लीडरशिप ने ट्रांसलेट करना होता है कि वो अपनी पार्टी के लिए, आवाम के लिए कुछ बेहतर कर सकें। लेकिन जब हम पार्टी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें हमें बिल्कुल इख्तलाफात नजर आते हैं, और इमरान खान भी फिलहाल इस मूड में नहीं लग रहे कि वो इनको मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। वो भी यही चाहते हैं कि जितने भी गिरोह हैं, जितनी भी शख्सियात हैं, वो फिलहाल मेरे साथ चलते रहें, खा वो पार्टी के अंदर है, खा वो पार्टी के बाहर हैं। इसका बहरहाल पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है उसको नुकसान हो रहा है और उसकी वजह से पार्टी मुश्किलात की तरफ जा रही है। ये बात दुरुस्त है कि उनके पास एक सूबे में गवर्नमेंट मौजूद है, लेकिन वहां पर हवाले से, डिलीवरी के हवाले से, अक़दामात बेहतर करने के हवाले से क्या हो रहा है उसका भी किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल नैरेटिव की इस जंग के अंदर तहरीक इंसाफ ने अंदरूनी तौर पे बहुत कुछ खोया है। महज ये कहना काफी नहीं है कि चूंकि इमरान खान मकबूल हैं, उन्हें 1.5 करोड़ वोट मिला है तो इसलिए बाकी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये एक पूरा पैकेज होता है कि जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने इस मैंडेट को लेके आगे चलना होता है, लेकिन उसके अंदर फिलहाल तहरीक इंसाफ नाकाम नजर आ रही है और इमरान खान इस हवाले से कोई मुस्बत किरदार अदा नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। और तहरीक इंसाफ ईद के बाद सड़कों पर आने का फिर ऐलान कर रही है, जबकि दूसरी जानिब फैसल वाडा कहते हैं कि दमादम मस्कलंदर का जो टाइम है वो ओवर हो चुका है। आपके ख्याल से ओवर हो चुका है? देखिए, नवंबर के जलसे की जो स्ट्रेटेजी थी वो कोई इतनी कामयाब साबित नहीं हुई। वो तो ऑपरेशन की वजह से तहरीक इंसाफ को एक फेस सेविंग मिल गई, जिस माजिद साहब का जो राब्ता है हमसे मुनक़ता हो गया है। दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे और उन्होंने यही कहा है कि जहाँ मईशत की बात करें तो अभी तक मईशत की समरात आवाम तक आना नहीं हुए। पीटीआई की बात करें तो पीटीआई के दावे हैं और हकीकत कोई नहीं है, क्योंकि जो भी रिलीफ है हम तक तो नहीं पहुंचा है। जी माजिद, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो इस हवाले से अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ नवंबर के बाद ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी बनाती है कि जिसकी वजह से उनकी हिकमत अमली पहले से मुख्तलिफ हो। क्योंकि नवंबर के एहतजाज के अंदर या सवाबी के जलसे के अंदर या 8 फरवरी को जो एहतजाज हुए हैं उसमें अवाम की पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रही। तो अब तहरीक इंसाफ ऐसा क्या करेगी कि जिससे ये सारा कुछ एक ऑल टुगेदर चेंज हो जाए और ईद के बाद लोग तहरीक इंसाफ के लिए सड़कों पे आए? तो मुझे फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि तहरीक इंसाफ के पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद है। तो ये जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बात कर रही है माजिद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बात कर रही है और जिसका टास्क भी सौंप दिया गया है असद कैसर साहब को और उमर अयूब साहब को कि वो दीगर जो सियासी जमातें अपोजिशन की उनसे बातचीत करें और उसके बाद फिर एहतजाज की सूरत हाल, ये तहरीक जो है ये चलाई जाएगी। इस पे क्या देखते हैं आप? देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान करीब जो है, जिस तरह से महमूद अचकज़ई साहब कोशिशें कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंटेनर पर सवार होंगे? देखिए, उसमें बुनियादी मसला फिर वही है कि तहरीक इंसाफ में से कौन सी शख्सियत या कौन सा ग्रुप उनसे मुज़ाकरात करता है, उन्हें क्या ऑफर की जाती है, क्योंकि मामला फिर वही है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है।
तहरीक इंसाफ हमेशा सोलो फ्लाइट की कायल रही है। ये बात दुरुस्त है कि उसने गवर्नमेंट बनाने के बाद पार्लियामेंट के अंदर इत्तेहादी जमातों को साथ लेके चलने की कोशिश की, लेकिन सियासी तौर पे हमने ये नहीं देखा कि वो किसी सियासी इत्तेहाद में गए हो। तो उनके लिए खासा मुश्किल होगा कि वो इस सारे मामले को लेके चलते हैं और उनके कौन से लीडर्स हैं और वो क्या यकीन दहानी करवाएंगे कि जिसकी बुनियाद पे बाकी जमातें उनकी तरफ आएंगी। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का तो खैबर पख्तूनख्वा में एक ही हल्का सियासत है कि जहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। क्या उन्हें आप मुस्तकबिल में कोई इंतखाबी अलायंस की पेशकश करेंगे या आप उन्हें ये कहेंगे कि जी हम आपको सूबे के अंदर कहीं रिलीफ देंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आपको हम कुछ ना कुछ शेयर देंगे। तो ऐसी कौन सी ऑफर है कि जो उन्हें की जाएगी जिसके बाद वो ये सोचेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा ख्याल है कि ये चीज पार्लियामेंट के अंदर और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस तक ही महदूद रहेगी। उससे आगे बढ़ के सड़कों के ऊपर तो बड़े एहतजाज हमें देखने को नहीं मिलेंगे। राइट, तो माजिद कल बहुत दिनों के बाद मियां नवाज शरीफ जो हैं वो आम पर आए हैं, उनके मंजर आम पर आना आप किस चीज की अलामत समझते हैं? देखिए ये तो उन्होंने मामूल की एक सियासी मुलाकात की कोशिश की है। होना तो ये चाहिए था कि वो अपनी पार्टी को फ्रंट से लीड करते। हाँ। और मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हवाले से गवर्नर्स के अलावा जो नैरेटिव बिल्डिंग का जो एक इशू है उसको मियां नवाज शरीफ को संभालना चाहिए था। क्योंकि जब उन्होंने वोट को इज्जत दो से शिफ्ट किया दूसरी तरफ तो शायद उनका वोटर भी इस चीज को कबूल नहीं कर पाया, एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि ये क्या हुआ। तो वो अभी भी वो जवाब जो है वो अवाम सुनना चाहते हैं, उनका वोटर सुनना चाहता है, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने इस हवाले से कुछ नहीं किया। तो उनकी ये जो खामोशी है वो उनको सियासत से आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट करती जा रही है। क्योंकि नए प्लेयर्स आ चुके हैं, उनकी बेटी आ चुकी हैं, उनके भाई जो है वो ड्राइविंग सीट पे हैं। तो अगर वो सिर्फ इस तरह की मामूल की मुलाकातें ही करेंगे तो उसके अंदर से फिर उन्हें सियासी तौर पे कोई फायदा हासिल नहीं होगा। ये एक प्रेस रिलीज या एक पॉलिटिकल एक्टिविटी तो शुमार होगी, लेकिन उनका कमबैक या उनकी जानिब से पार्टी को लीड करना मेरा ख्याल है कि वो इन चीजों से मुमकिन नहीं है। ठीक है। और माजिद इसके अलावा अगर हम देखें तो एक महाज और भी खुला हुआ है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा हैं वो एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की बातें भी हो रही हैं। गवर्नर पंजाब की भी स्टेटमेंट आपके सामने ही है इस सारी सूरत हाल में, उस पर क्या कॉमेंट करेंगे? जी, पीपल्स पार्टी असल में चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पे मौजूद है और इंतजामी तौर पे गवर्नमेंट के साथ नहीं है, तो वो अपने आप को एक मुतबादिल के तौर पर, एक ऑल्टरनेट ऑप्शन के तौर पे प्रेजेंट करती रहती है। ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि जिसके अंदर वो अपने आप को थोड़ा सा गवर्नमेंट से डिटैच करते हैं। हमने देखा कि लाहौर में अगर पीपल्स पार्टी का कोई जलसा जुलूस हो तो उसमें मरियम नवाज के खिलाफ नारे लगते हैं। उसके अंदर ये कहा जाता है कि बिलावल नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। इसी तरह सिंध की सूबाई हुकूमत के हवाले से जो पीपल्स पार्टी को कैनाल्स का इशू है या मुश्तरका मुफादात कौंसिल के अंदर जो उनके पॉइंट्स डिस्कस नहीं हो रहे, या वो जो पोर्ट्स एंड शिपिंग की जो मिनिस्ट्री होती थी जिसको अब मैरीटाइम अफेयर्स कहते हैं, उसके जो मसाइल हैं उनके हवाले से पीपल्स पार्टी अपने एहतजाज को सामने लेके आती रहती है। उसका बेसिक एजेंडा यही है कि किसी न किसी तरीके से अपने आप को इस गवर्नमेंट के इक़दामात से जुदा रखा जाए, अलग रखा जाए, ताकि कल को कोई भी इन हाउस चेंज होती है, कोई पॉलिटिकल तब्दीली आती है, उसके अंदर पीपल्स पार्टी ये क्लेम करने के काबिल हो के देखें कि हमने तो इस जगह पे इनसे इख्तलाफ किया था, तो हमें मौका लेकिन मिलना माजिद अब डोनाल्ड ट्रंप पर सिर्फ पीटीआई की नजरें नहीं हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की भी नजरें हैं। और उन्होंने भी आज जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक डील मेकर हैं और जो पाकिस्तान है वो अमेरिका और चाइना के दरमियान जो ब्रिज का काम कर सकता है, पुल का काम कर सकता है। इसको आप किस नजर से देखेंगे? जी, मेरा ख्याल है ये जो रियासतों के ताल्लुकात हैं इनके अंदर बहुत पेचीदगी होती है और बड़ी डिटेल से काम किया जाता है। जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि कॉल आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा ख्याल है ऐसे नहीं होता। चाइना के अंदर ब्रिज का किरदार बिल्कुल पाकिस्तान अदा कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान क्या उस बैलेंस को कायम रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, क्योंकि इस वक्त चाइना सी पैक के हवाले से बहुत सीरियस है और वो नेक्स्ट फेज में जा चुका है। तो इसलिए हमें पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए। और अब देखना ये है कि ट्रंप की जिस तरह की तबीयत है और जिस तरह के वो गैर मकबूल फैसले करते हैं, क्या पाकिस्तान उसकी जद में तो नहीं आएगा? तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेरा ख्याल है कामयाबी यही होगी कि वो उनके इस तरह के जो लाओबाली फैसले हैं उनसे अपने आप को
थोड़ा महफूज रख ले तो सबसे बड़ी यही सक्सेस है। बाकी जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, चाइना की बात करें या इंडिया की बात करें या अमेरिका की, उनके ट्रेड इंटरेस्ट इतने ज्यादा हैं कि उसके अंदर शायद पाकिस्तान उस गेम में फिट नजर नहीं। ठीक है। और माजिद, तो पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल के लिए मेरा ख्याल है कोशिश करनी सही है। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उनके जानिब से भी जो बात की गई है, वर्ल्ड बैंक के तहत जो पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई है, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है मौजूदा हुकूमत की, और इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता चंद दहाइयों में मेरा ख्याल है काफी अरसे बाद उन डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान का विजिट किया है, और ये जो इमर्जिंग इकोनॉमी का जो दावा कर रही है गवर्नमेंट, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि वहां से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ वर्ल्ड बैंक की तरफ से आपको ऑफर किया जाए। तो अब देखना ये है कि ये MOUs, ये मुआहदे, एग्रीमेंट्स तो हो जाते हैं, लेकिन इनको एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से उनको टाइमली उन चीजों को डिलीवर किया जाएगा, उसकी मैनेजमेंट की जाएगी, तो उसके बाद ही ये पता चल सकता है कि इसका क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान। क्योंकि अमूमी तौर पर इस तरह के मुआहदे या MOUs तो कर लिए जाते हैं, या इस तरह की अनाउंसमेंट तो हो जाती है, लेकिन फिर उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, उसको किस तरह से एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है, ये फिर स्टेट ऑफ पाकिस्तान का एक इम्तिहान होता है, और अक्सर हमने देखा है कि इसमें नाकामी होती है, कामयाबी नहीं होती। राइट माजिद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारी तफसील दी हमें। इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है किया, और मुआशी मंजरनामा भी, क्योंकि देखें इट्स नॉट अबाउट वन लीडर वन पार्टी कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके इख्तलाफात कहाँ हैं, वो कौन सा ऐलान करने वाले हैं अब एहतजाज करने का। इट्स अबाउट आवर इकॉनमी, क्योंकि इकॉनमी एक सबसे बड़ा मसला है हमारा, और इस मसले पे अगर तवज्जो नहीं दी गई तो किसी पार्टी का जो है, किसी लीडर का कोई वजूद नहीं रहेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। कल एक इशू हमने उठाया था जिस पर हमने थोड़ी सी बात की थी। हमने कहा था कि डिटेल में हम आगे वाले दिनों में चलकर उस पर बात करेंगे। वो है जी हमारी बढ़ती हुई आबादी, उसके पैदा होने वाले मसाइल जिस पर हमने करनी है बात। ये एक ऐसा मसला है जिस पर बात करना वक्त की ज़रूरत भी है, और बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसकी मनसूबाबंदी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो जनाब ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आबादी के लिहाज से टॉप जो 4 ममालिक हैं वो भी आबादी में इजाफे के हिसाब से पाकिस्तान ने उनको पीछे छोड़ दिया। और बात की जाए 2045 तक इस बात की पेश गोई की गई है कि पाकिस्तान की आबादी दोगुना हो जाएगी, और पाकिस्तान में आबादी का जो बढ़ता हुआ दबाव है मईशत और माशरत पर भी गहरे असरात मुरतब कर रहा है। इस वक्त मुल्क की आबादी 24 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, और अगर यही स्पीड हमने बरकरार रखी तो 2050 तक पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। और तेज़ी से बढ़ती आबादी के नतीजे में हमें बेशुमार चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। उन चैलेंजेस से हमने नबरदाज़मा कैसे होना है, और ये जो बढ़ती आबादी है इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स, क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और कौन कौन से ज़रूरी हैं, इस पर हमने बात करी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DG पॉपुलेशन समन रॉय, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है। समन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। समन, ये जो इस वक्त पॉपुलेशन ग्रोथ का मसला है, हमने तो ये आदादोशुमार भी सुने हैं कि पहले हम 6 पर थे और अब 3.5 पर फैमिली पर आ चुके हैं, तो ये तो ग्रोथ नीचे जा रही है। इसके बावजूद हाँ, ये अलार्मिंग क्यों है पाकिस्तान के लिए कि इस वक्त भी ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर डिस्कसिंग दिस सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आई थिंक इस पे तो रोज़ बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज एवरी डे इट्स ग्रोइंग। तो इस पे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम इसको बहुत फ्रीक्वेंटली डिस्कस करें। सो आई एम ग्रेटफुल कि आप दोनों ने इसके ऊपर इतना फोकस किया। आई थिंक देखिए, एक चीज़ है जिसे आपने शुरू में बताया कि प्रोजेक्शन और एक है फोरकास्ट। तो हम अभी प्रोजेक्शंस पे बात कर रहे हैं कि ये डबल हो जाएगी, बट हो सकता है ये डबल ना हो अगर हमारी फर्टिलिटी चॉइसेस डिफरेंट हो जाए। और ये बहुत हाई टाइम है कि हम अपनी जो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उसको स्लो डाउन कर सकें। और इस वक्त 2.55 इज़ द ग्रोथ रेट विच इज़ ट्रिमेंडसली हाई, नॉट जस्ट इन द रीजन बट ग्लोबली भी हम बात करें तो बहुत हाई है। तो इसको हमें नीचे लाने की ऐसी ज़रूरत है। और नीचे लाने के लिए क्या क्या इकदाम जो है वो किए? अच्छा, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोड्यूस्ड बाय वन वुमन इन हर फर्टाइल टाइम, वो नीचे आ रहा है। वो बहुत एक अच्छा एक इंडिकेटर है हमारे लिए।
और उसमें बल्कि जैसे मेरा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे फैमिली प्लानिंग को डील करने वाले दीगर इदारे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को भी हमें क्रेडिट देना चाहिए। अदरवाइज़ आपको पता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत मुश्किल है कि आप लोगों को फर्टिलिटी पे गाइड कर सकें और उनको कन्विंस कर सकें कि वो एक स्मॉल फैमिली पे चले जाएं। सो वो सक्सेसफुली हो रहा है और आई जस्ट होप एंड विश एंड प्रे कि फर्दर नीचे जाए। हमें एक ड्रामेटिक डिक्लाइन की भी ज़रूरत है। सो 3 विद CPR which is कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट, यानी नंबर ऑफ कपल्स जो कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा ग्रोथ रेट स्लो करने में बहुत मदद मिलेगी। राइट। सो CPR भी पंजाब में बढ़ा है, 34 से 40 पे हम गए, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इनकरेजिंग साइन आई मस्ट से। तो समन ये बताइएगा कि कुछ मुल्क जिन्होंने ये पॉलिसी अपनाई और उन्होंने जैसा चाइना है 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई और दीगर जो वेस्टर्न ममालिक है जहाँ पर डिस्करेज किया जाता था पॉपुलेशन ग्रोथ को, अब तो वहाँ पर ऐसे मसाइल हैं कि एक पूरी आबादी, जापान को भी देखें, बूढ़ी आबादी मौजूद है और जो नई नस्ल है वो उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए उनको वर्कफोर्स बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो ऐसी सूरत में क्या दरमियाना रास्ता है जो इख्तियार करना चाहिए? आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें यही आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट भी करता है कि हर मुल्क पॉपुलेशन जैसे मैटर के साथ डील कर रहा है बट फॉर डिफरेंट रीजंस, क्योंकि उनके कॉन्टेक्स्ट फ़र्क हैं। लेकिन अगर मैं अपने मुल्क की बात कर लूँ तो हमारा कॉन्टेक्स्ट सबसे बहुत डिफरेंट है। हमें आशा ज़रूरत है कि हम इसको स्लो डाउन कर सकें, क्योंकि इस वक्त हम 77% के नज़दीक तो हमारी यूथफुल पॉपुलेशन है। सो वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग व्हाट चाइना और जापान वो एक्सपीरियंस करें। और जापान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ग्रेइंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, बट देन लुक एट जापान, द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये जितने और ममालिक हैं उनके साथ जब हम कंपैरिजन पॉपुलेशन में ड्रॉ करते हैं तो पॉपुलेशन के साथ देखें, लिटरेसी रेट देख लें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो, फिर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी तेज़ी से हो रही है, ये सब जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। अच्छा समझ, हम देखते हैं कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट भी एक टर्म है, उस पर तो कोई काम यहाँ पर ज़ाहिर हमें देखने को नहीं मिलता। सारी बात फैमिली प्लानिंग के इर्द गिर्द घूमती है और वहीं ख़त्म हो जाती है। इसकी क्या वजह? आई थिंक फैमिली प्लानिंग एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है पाकिस्तान में, इवन डिस्पाइट ऑल द प्रोग्रेस वी हैव मेड। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं अब ये इतना टैबू टॉपिक नहीं रहा, लेकिन चूंकि मैं रोज़ाना इसको डील करती हूँ, सो आई कैन स्टिल टेल कि इसको अभी भी बहुत सारी डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं लोग एंड होल हार्टेडली इसको एम्ब्रेस करने पे तैयार भी नहीं है। लेकिन खैर अच्छी बात यह कि मीडिया एडवांसमेंट बहुत है, तो लोगों के पास अब एक्सेस है कि वो अवेयरनेस इस पर सीख कर सकते हैं। हम लोगों ने भी अपनी वर्किंग बहुत बदली है। नाउ वी आर क्वाइट ओपन इन आवर कम्युनिकेशन एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू रीच आउट टू द कम्युनिटीज डिस्पाइट अपोजिशन। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको रीच आउट करें। इट इज़ अ डिसीजन फॉर देयर बेटरमेंट। तो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप पहले प्लान तो करें, मैनेजमेंट तो फिर साथ साथ हम कर लेंगे, लेकिन पहले आप प्लान करें। स्मॉल फैमिली पे जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सुमन कितना आप समझती हैं कि क्या प्लान करें कोई एक फैमिली, जिस तरह एक टाइम पर आपका लोगो था कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो अब क्या प्लान करें? स्मॉल फैमिली से अब क्या मुराद है? अच्छा, वैसे नॉर्मली ऑन अ लाइटर साइड लोग कहते हैं निकलते 2 ही अच्छे हैं। खैर ये तो हम अपने ऑफिस में भी बहुत डिस्कस करते हैं, बट 2.1 इज़ द रिप्लेसमेंट लेवल। अगर किसी भी मुल्क ने अपना ये डिसाइड करना हो, मतलब चाइना में तो बहुत ड्रास्टिक था जो 1 चाइल्ड पे वो गए थे। दूसरा बच्चा खैर कर सकते थे बट विद लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड फाइन इम्पोजमेंट्स, और इस तरह से उनकी पॉलिसी थी। बट अच्छी बात यह कि आप अपना डिसीजन खुद लें और आप परफेक्ट नॉलेज लें, फैमिली प्लानिंग के मेथड्स अडॉप्ट करें, वक्फा करें बिटवीन चिल्ड्रंस बर्थ। हमारे तो बहुत बेसिक मसाइल है ना, माएँ आजकल फीड करा रही हैं ना, वक्फा अडॉप्ट कर रही हैं और वन आफ्टर अनदर प्रेगनेंसी हो रही है और रिपीटेड सी सेक्शंस में से गुजर रही हैं जो उनकी सेहत के लिए इंतहाई डेंजरस है। ओके, इन दी एंड समझ में चाहूँगी कोई मैसेज आप देना चाहें? मेरा तो एक मैसेज ये होता है कि आप अपनी फैमिलीज़ को प्लान करें। प्लान करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कॉन्शियसली प्लानिंग के प्रोसेस को सोचें, अडॉप्ट करें, तो हमारी ज़िंदगी के बहुत मसाइल बेहतर हो सकते हैं। और अगर हम एक बैलेंस फैमिली पे जा सकें, बैलेंस इज बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड द रिसोर्सेज वी हैव, तो मुतवाज़न खानदान खुशहाल पाकिस्तान। बिल्कुल, मुतवाज़न खानदान और खुशहाल पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच समन, हमसे गुफ्तगू करने के लिए। आपने डीजी साहिबा को सुन ही लिया है कि ऐसी मुतवाज़न खान से ही एक मुतवाज़न मुल्क और एक मुतवाज़न मईशत आगे बढ़ सकती है। हम ब्रेक के बाद आ सुन।
प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद जी। सेकंड ऑफ द शो है और इसके अंदर हम अपना सेगमेंट भी शामिल करते हैं, लेकिन सेगमेंट पर जाने से पहले कल एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हमने डिस्कस किया था शो में, उस पर कुछ अपडेट्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई है और जो मरकजी मुलजिम है अरमगान, उसको सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया, जबकि कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और मुलजिम अरमगान के वालिद भी हाई कोर्ट में पेश हुए। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा की FIR पढ़कर भी सुनाई। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर का अगवा हुआ। तहकीकात के दौरान मगवी की वालिदा का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। मगवी की वालिदा ने उन्हें बताया कि 2 करोड़ रुपए के तावान की कॉल उन्हें मौसूल हुई थी और 8 फरवरी को डिफेंस के एक बंगले में मुलजिम की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस ने छापा मारा और अदालत ने यह सवाल किया कि कस्टडी कहां है, CIA की जानिब से कौन तफ्तीश कर रहा था। तो सरकारी वकील ने यह कहा कि इंस्पेक्टर अमीर CIA के तफ्तीशी अफसर थे और मुलजिम ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की थी। अदालत ने फिर पूछा कि मुलजिम के घर से कौन सा असलहा जो है वो बरामद हुआ है, पहले कितने मुकदमात में ये मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। तो सरकारी वकील ने इसका जवाब दिया कि मुलजिम को 3 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया था। अदालत को यह भी बताया गया कि मुलजिम की जो फायरिंग से पुलिस अफसर और एहलकार जख्मी हुआ, 1 माह जिस्मानी रिमांड मांगा गया था जो कि नहीं मिला है। ये सारी सूरत हाल है जिस आगाह किया है इस वक्त आपके सामने रखी है। साजिद रऊफ हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे तफसीलात जानते हैं। साजिद, बताइएगा कि मजीद क्या तफसीलात हैं इस केस के हवाले से आपके पास? बिल्कुल, देखें, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं और हर रोज़ तहकीकात के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने जब पुलिस अफसरान से इस हवाले से बातचीत की कि केस की तफ्तीश के अंदर क्या पेशरफ्त हुई है, तो उन्होंने ये हमें एक नई चीज़ बताई कि जो मरकज़ी मुलजिम है अरमगान, उसके घर से जब खून के नमूने उठाए गए थे या महफूज किए गए थे DNA के लिए, तो वहाँ पर एक उन जो नमूनों में एक खातून का नमूना भी जो है वो पुलिस को मिला है। उसका भी DNA जो है वो पुलिस ने हासिल किया है। ताहम अभी पुलिस इस हवाले से कुछ बताने से कासिर है कि ये खातून कौन थी, किसका ये DNA था, और इस हवाले से पुलिस हुकाम जो है वो तफ्तीश कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ आपने ये भी देखा कि जो मरकजी मुलजिम है अरमगान, उसके वालिद भी जो है वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने मीडिया टॉक भी की और उन्होंने बताया कि उनका बेटे का इस केस से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। जो एक और को अक्यूज है शिराज, उसने मुस्तफ़ा का जो है वो कत्ल किया है। उनके वालिद ने यह भी बताया कि उनका बेटा मंशियात का आदी ज़रूर है लेकिन ख़रीदता नहीं है, और अगर वो ख़रीदता है तो वो मकतूल मुस्तफ़ा से ख़रीदता था। कई इल्ज़ामात जो है उन्होंने मुस्तफ़ा के ऊपर आयद किए हैं। ताहम पुलिस हुकाम का कहना है कि इनके वालिद की जानिब से आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात के हवाले से जो तफ्तीश की जाएगी। हम पहले जो कोशिश की जा रही है जो इस केस की गुत्थी है उसको सुलझाया जा सके। आज जो मरकजी मुलजिम है उसके रिमांड की इस्तदा की गई है ताकि जो रिमांड उसका मिल सके और उसके बाद केस को जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जा सके। तमाम चीज़ें मिल चुकी हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने ये देखा था कि मुस्तफ़ा की जो कब्र कुशाई के हवाले से पुलिस ने एक दरख्वास्त अदालत में दायर की थी, उस जो है वो दरख्वास्त भी जो है पुलिस की अब मंजूर कर ली गई है। इस हवाले से महकमा सेहत अब एक नोटिफिकेशन जारी करेगा और नोटिफिकेशन के बाद एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा जिसके अंदर पुलिस सर्जन समेत दीगर हुकाम जो मौजूद होंगे और उनकी निगरानी में 7 रोज़ के अंदर जो है वो मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई की जाएगी और उसके जो है वो वजह मौत जानने के लिए जो है वो नमूने हासिल किए जाएंगे। फिर उसको केमिकल एग्जामिनर के पास भेजा जाएगा। साथ ही DNA के लिए भी नमूने जो है वो लिए जाएंगे ताकि ये मालूम हो सके कि जो ये लाश थी जिसको जलाया गया था ये मुस्तफ़ा की ही है। बिल्कुल जी। और इसके हवाले से भी मुतजाद जो हैं खबरें सामने आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो लाश से उसके अज़ा के हवाले से कराची पुलिस जो है वो मुख्तलिफ बयान दे रही है। बहुत शुक्रिया साजिद, आपने इस हवाले से हमें किया। और अब बढ़ते हैं अपने सेगमेंट साइंस एंड टेक की जानिब, जहाँ वकार अहमद मलिक इब्न फासिल से बात कर रहे हैं हल्दी पर, और हल्दी से मुतल्लिक जो गुफ्तगू हो रही है उसमें मजीद बिजनेस आइडियाज़ डिस्कस किए जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। हल्दी के हवाले से ये मालूम हुआ है कि इसके अंदर एक बहुत ही जहरीला मवाद, ये टॉक्सिक एक एलिमेंट है, कैंसर है ऐसा जो पाया जाता है जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। अब तक जो बांग्लादेश है या इंडिया है उसके हवाले से तो ये मालूम हो चुका है, पाकिस्तान के हवाले से भी ये मालूम हुआ है
और इब्न फाजिल साहब जो हैं इस हवाले से हमें बहुत तफसीली बताएंगे। एक तो हल्दी की ख़रीदारी करते वक्त हमें किस तरह चौकन्ना रहना चाहिए, और दूसरा ये कि अब बहुत शुक्रिया इब्न फाजिल साहब, आपने शिरकत की। हल्दी की जो तारीफ़ है या हल्दी की जो कद्दो-कामत है वो उसमें तो कोई शक है ही नहीं। हम तो बात करना ये चाह रहे हैं कि हल्दी के हवाले से कोई ऐसे एलिमेंट्स, कोई ऐसी यानी जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल प्योर तरीन कोई चीज़ है, तो वो उसको जांचने का कोई तरीक़ाकार क्या है? हल्दी सर बड़ी कमाल चीज़ है, इस पे हम पहले बात कई दफ़ा कर चुके हैं। हल्दी जो है उसका बेसिक इंग्रेडिएंट होता है करक्यूमिन, जो हम ऑब्जॉर्व करते हैं। पूरा सेगमेंट किया था, और हमने ये भी तब जाना था कि वो करक्यूमिन जो है हमारा जो प्रोसेस होता है उसका डिहाइड्रेशन का, उसके अंदर काफ़ी सारा वो डिस्ट्रॉय भी हम कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर हमें चाहिए कि हम इसको खुद से डिहाइड्रेट करें। अच्छा, अब इसकी एक नई फाइंडिंग आई है, यानी वो फाइंडिंग जो है वो पिछले 3-4 साल से उसके मतलब पेपर्स मार्केट में आ रहे थे और मेरी नज़र से गुजर रहे थे, लेकिन मैं वो समझा कि शायद ये हमारे खित्ते में हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। वो ये है कि स्टैमफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका की, उन्होंने एक प्रोग्राम किया, लॉन्च किया। समहाउ उन्हें पता चला कि जी बांग्लादेश में जो हल्दी है उसके अंदर एक केमिकल होता है, बड़ा जहरीला केमिकल है, लेड क्रोमेट उसको बोलते हैं। बेहद टॉक्सिक, यानी नंबर 1 जो टॉक्सिसिटी में नंबर 1 जो रेंज है उसके अंदर आता है, जिसके माइक्रोग्राम भी टॉलरेबल नहीं है। अच्छा, वो हल्दी के रंग का होता है, उसका बड़ा ब्राइट येलो किस्म का कलर होता है, और पहले वो पिगमेंट के तौर पे भी यूज़ होता था, लेकिन जब पता चला कि ये टॉक्सिक है तो हमने उसको बैन कर दिया, उसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में बैन। अब वो कुछ सैंपल्स जो थे किसी तरीके से हादसाती तौर पे बांग्लादेश के वो चेक हुए तो उनमें वो केमिकल मौजूद था। तो जब फिर वो एक प्रोग्राम पूरा चलाया स्टैमफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, वहाँ लोकल रिसर्चर्स का मिलके, तो पता चला कि बांग्लादेश में 30 जो सैंपल्स हैं उनमें वो केमिकल पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने उसका दायरा कार बढ़ाया, सरकार को शामिल किया और वहाँ पे बहुत सारे मेयर्स किए और उसका इस्तेमाल की वजह तलाश की और उसको कम करने की कोशिश की। लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि ये जो खित्ता है पूरा, इसके अंदर और मुल्कों में भी हल्दी इस्तेमाल होती है, तो क्या वहाँ पे भी ऐसा होता है। फिर वो इंडिया में आए, इंडिया में भी उन्होंने बहुत सारी जगहों पे सैंपल लिए, दिल्ली में भी, मतलब सारे इंडिया में भी सेम प्रैक्टिस मिली कि वहाँ पे भी 35 से 40% जो मार्केट से सैंपल मिलते हैं उनके अंदर लेड क्रोमेट होता है। और इस खित्ते में हल्दी का इस्तेमाल बहुत है। और इस खित्ते में हल्दी का इस्तेमाल बहुत है। अच्छा, वो वहाँ तक मैंने ये रिसर्च पढ़ी तो मुझे लगता था कि पाकिस्तानी जो है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बड़े पीछे थे, उनको कहाँ पता होगा कि लेड क्रोमेट क्या चीज़ है या इसका हल्दी में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो मुझे था कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। अच्छा, वही प्रोग्राम जो एक्सटेंड कर दिया स्टैमफोर्ड ने पाकिस्तान में भी, आपकी खुशगवानी को ख़त्म करने के लिए किया। जी 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 जी, उन्होंने यहाँ पे भी वो शुरू। अब वो जो लोग इनके साथ मिलके कर रहे थे, समहाउ उनको पता चला कि मैंने इस पे कुछ काम किया हुआ, तो मेरे पास भी आ गई वो टीम। उनके पास जो डाटा था वो बहुत ही होश था। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में जो मिकदार और जो क्वांटिटी इसकी पाई जाती है वो उन दोनों मुल्कों से ज़्यादा, यानी कि गुजरांवाला में जो हल्दी साबित हल्दी है और जो पीसी हुई हल्दी है उसके 50% जो सैंपल है उनमें लेड क्रोमेट था। कराची में 40% में था, लाहौर में 35% सैंपल जो मार्केट से लेके उनको चेक करते हैं, एक्सरे गन होती है उससे उसको टेस्ट करते हैं, तो उसमें वो लेड क्रोमेट, यानी इतनी टॉक्सिक चीज़ जिसका नाम लेना भी खाने के हवाले से और इंसान के लिए अब गवारा नहीं है पूरी दुनिया में, वो हम उसके अंदर डालते हैं और उसको हम लोगों को खिलाते हैं। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है, क्यों डालते हैं भाई हल्दी? वजह ये है सर कि जब हल्दी को हम डिहाइड्रेट करते हैं तो ये डिहाइड्रेशन का इसका प्रोसेस 1 महीने से 2 महीने तक का होता है। सर्दियों का आजकल जैसे मौसम है, आजकल इसकी डिहाइड्रेशन हो रही है, ये फसलों में हमने फैलाई हुई है, ठीक है, और ये 1 महीना 1.5 महीना ये फसल में पड़ी रहेगी। अब इस दौरान अगर कोई बारिश हो जाती है या उस पर वो नमी पड़ती है, ओस पड़ती है, तो उसकी वजह से वो उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है, हल्दी का डार्क हो जाता है। जो डार्क कलर की हल्दी है उसकी मार्केट वैल्यू कम होती है, ठीक है, वो आप जब बेचने जाएंगे तो 2-3 हज़ार रुपये का पर मन उसका कम। अब हम क्या करते हैं कि हम एक ड्रम के अंदर उसको डाल के उसके अंदर वो थोड़ा सा वो लेड क्रोमेट डाल के उसको जब घुमाते हैं तो उसका कलर जो है वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। खुद शामिल कर रहे हैं। हाँ जी।
नहीं तो फिर बांग्लादेश और इंडिया भी खुद वो वही तो कह रहे हैं, वो सारे ये और वहाँ भी यही फिनोमेना कि वो भी चूंकि ड्राइंग हो रही है ऊपर और उसके अंदर जब ये ब्लैकनिंग हो जाती है तो उन सैंपल में जो काले हो गए हैं उनके ऊपर वो थोड़ा सा वो डाल के उसको ड्रम के अंदर मिक्स करते हैं, उसके ऊपर एक इवन सी कोटिंग आ जाती है और उसका कलर ब्राइट हो जाता है। और जब उसको ग्राइंड करते हैं तो वही कलर उसके अंदर शामिल हो जाता है, तो वो ग्राइंडिंग वाला सैंपल भी आपका ब्लैक नहीं हुआ और वो भी नहीं हुआ। तो इससे आपने अपनी वैल्यू तो बढ़ा ली, लेकिन वो कितनी टॉक्सिक है वो शायद उनको पता भी ना हो। तो अब ये कि वहाँ जो दोनों मुल्क हम जिनका जिक्र कर रहे हैं उधर तो उनकी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लिया। अच्छा लिया, लेकिन यहाँ पे अभी सरकार पाकिस्तान के हवाले से जो डाटा आप तक पहुँचा है वो कहीं पब्लिश अभी हो रहा है, अभी वो फाइनल स्टेजेस में है। आगा खान यूनिवर्सिटी उनके साथ मिलकर कर रही है और वो जैसे ही पब्लिश होगा हम फिर उसको शेयर भी करेंगे और वो जाहिर है कि सरकार को भी इंगेज करेंगे, उनको भी वो डाटा मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज हैपनिंग। उस वक्त तक के लिए हमें क्या करना? उस वक्त तक सर मैंने अब हम यही तो बात करते हैं कि यार इसको आप कच्ची हल्दी बाजार से ले लें, आजकल सीजन है पीसेस में जो वो मिलती जो है, कच्ची मिल रही है आजकल बाजार से आपको 70 रुपये 80 रुपये किलो मिल जाती है। आप उसको ले आए घर, जितनी आपको एक साल में चाहिए 5 किलो 10 किलो आप ले, 700-800 की 1000 रुपये की आप हल्दी ले आए, वॉश करें, पानी में डालें, उसको हल्का सा आपने 10-15 मिनट के लिए बॉयल करना है। बॉयल करने की निशानी ये होती है हल्दी की कि जब वो बॉयल हो रही है उसको आप तोड़ते हैं यूँ और तोड़ के ऐसे खींचते हैं तो उसके अंदर रेशे जो है ना वो लंबे होने शुरू हो जाते हैं। उस स्टेज पे आपने उसकी बॉइलिंग बंद कर देनी है, उसको स्लाइस करना है, स्लाइस करके उसको डिहाइड्रेट कर लें। आप छाँव के अंदर रखें उसको, स्लाइस करने के बाद वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएगी, फाइन स्लाइसेस। उसके बाद उसको महफूज कर लें। अपनी हल्दी आप खुद घर में खुश्क कर लें, या जो ब्रांड हैं बहुत अच्छे जिनके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं, जिनके पास मशीनें हैं डिहाइड्रेशन की, उन ब्रांड से आप हल्दी खरीदें ताकि आप कम से कम इतनी जो ज़रूरी और इतनी अहम चीज़ और इंसान के लिए इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है वो इतनी ही ज़्यादा नुकसानदेह ना बन जाए हमारे लिए उल्टा, जितना कि ये चश्म कुशा। बहुत हैरान कुन। बहुत शुक्रिया इब्न फाजिल साहब। ये जो दूसरा इसका हल है ये बहुत ज़बरदस्त है, इस हाल की तरफ भी जाइए और जब तक वो डाटा पब्लिश नहीं होता और हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर इस तरह के इकदाम नहीं करती तो उस वक्त तक कुछ अरसे के लिए तो यही जो हल बताया है इब्न फाजिल साहब ने इसी की तरफ जाना होगा। और हल्दी के हवाले से जो क्या ज़बरदस्त किस्म की तहकीक जो है वो इब्न फाजिल साहब से हमें मिली और इब्न फाजिल साहब से हमें इस तरह की मालूमात मिलती हैं। इसी हवाले से साइंस एंड टेक में को मदऊ किया जाता है। देखते रहिए। वेलकम बैक जनाब। जदीद दौर के साथ जदीद चीज़ें भी सामने आ रही हैं और बिलाशुबा टेक्नोलॉजी में जिद्दत ने लोगों की ज़िंदगियों को बड़ी हद तक आसान बना दिया है। आज हम आपको दिखाते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हेलमेट कैसा दिखाई देता है। ये कोई मामूली हेलमेट नहीं है, ये आम हेलमेट की तरह आपकी हिफाजत करने के साथ साथ आपके सफ़र का भी बेहतरीन साथी भी साबित हो सकता है। नाज़रीन, ये हेलमेट लाहौर की जो एक निजी यूनिवर्सिटी है उनके तलबा का फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को देखकर आप भी दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी के तलबा तलहा इलियास और साकिब इकराम ने ऐसा हेलमेट तैयार कर लिया है जिसे पहने बगैर बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। ये सेफ्टी हेलमेट हादसे की सूरत में फौरी एम्बुलेंस या पुलिस को इतला पहुंचाएगा, ना सिर्फ उनको बल्कि आपके प्यारों को भी। बाइकर को अगर गनूदगी की सूरत में हेलमेट में अगर वो सोता हुआ हेलमेट पहचान लेगा तो अलार्म बज जाएगा और वो एक्टिव हो जाएगा, जबकि इस हेलमेट के जरिए लोकेशन भी ट्रेस की जा सकेगी। मजीद इस हवाले से तफसीलात इन्हीं दोनों तलबा से जान लेते हैं। तलहा और साकिब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम तलहा एंड साकिब, कैसे हैं आप? शुक्र। अच्छा, एक तो बड़ा डिफरेंट किस्म का एक आइडिया है जबकि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल है, बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा। ज़रा इस पे डिटेल में हम बात करते हैं। तलहा, आप बताइए कि ये आइडिया आपको कैसे आया? बड़ा डिफरेंट है कि आपका खुद को ही ऐसा अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस हुआ जिसके बाद आपने रियलाइज़ किया कि इस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर क्या वजह रही? जी, बेसिकली यूनी डेज़ में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पेपर्स के दिनों में मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था और मेरा एक्सीडेंट हुआ सडनली। तो उसमें काफ़ी देर जो है मैं रोड पे अनकॉन्शियस स्टेट में था और एम्बुलेंस भी काफ़ी 25 to 30 मिनट्स तक एम्बुलेंस नहीं आई थी ऑन द स्पॉट, जिसकी वजह से ये है कि मेरा काफ़ी जो है ब्लड लॉस हो गया था, मुझे हेड इंजरी हुई थी। तो मेन एक तो मेरा जो रीज़न थी वो यही थी कि जो आइडिया जो आया हमें वो इसी चीज़ से आया, और दूसरा ये कि हमारी सिटी के अंदर जो है 60 to 70% जो है मोटरसाइकिल राइडर्स हैं, राइट, और उसमें वो जो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम जो क्वान्टिटी है वो जो हेलमेट पेयर ही नहीं करते, और हेड इंजरी से जो ज़्यादातर इश्यूज हैं डेथ के वो हेड इंजरी की वजह से हैं। तो एक ये हमारा जो मेन इशू था। दूसरा ये था कि मतलब राइडर्स जो हैं वो जब मतलब राइड कर रहे होते हैं, लॉन्ग राइड होती है तो उन्हें ड्रोजीनेस फील होती है,
जिसकी वजह से ये है कि वो बाइक चलाते हुए जो है वो सो जाते हैं। और मेन एक्सीडेंट की वजह ये है, रिसेंटली हम आई-टेक की एग्जीबिशन थी, वहाँ हमने प्रोजेक्ट अपना डिस्प्ले किया था, तो वहाँ पंजाब सेफ सिटी वाले आए थे मेंबर, तो उन्होंने हमें डिस्कस किया कि हमारे पास जो मैक्सिमम इश्यूज है ना एक्सीडेंट के, वो यही हैं ड्रोजीनेस की वजह से। और ये एक इशू है। और अगर मतलब किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे इमीडिएट हेल्प नहीं मिलती या फर्स्ट एड उसे टाइमली नहीं मिलती। ये एक वजह से जिसने हमें मजबूर किया कि हम कोई ऐसा हेलमेट बनाएं जिसमें एडवांस सेंसर्स और टेक्नोलॉजीज हम यूज करें, ताकि जो है राइडर को सेफली जो है इमीडिएट हेल्प और फर्स्ट एड मिल सके। साकिब, इट्स अ ग्रेट आइडिया। बहुत अच्छा आइडिया इसलिए भी है क्योंकि अब आपको पता है कि बहुत सी टैक्सी सर्विसेज आ गई हैं और राइडर्स जो हैं वो दिन भर ऑन रोड दिखाई देते हैं। जिस तरह से अभी तलहा ने बताया 60-70% जो है तकरीबन ना सिर्फ हमारे शहर में बल्कि मुल्क भर में लोग जो हैं मोटरसाइकिल ही चलाते हैं। तो ये ज़बरदस्त आइडिया है। क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? हमने तो जैसे अपने इंटरव्यू में बताया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी जो आपको वक्त की ज़रूरत के साथ आपको लगता है कि मज़ीद इसमें इम्प्रूव भी की जा सकती हैं, उसके बारे में बताइए। मज़ीद फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हमारा मेन पर्पस था वो यही था कि नो हेलमेट नो बाइक। जब तक आप हेलमेट पहनेंगे नहीं तब तक आपकी बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। सेकंड, इसमें एक्सीडेंट डिटेक्शन है कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है खुदा न खास्ता, तो जो प्रोग्राम में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर सेव होंगे, चाहे वो रेस्क्यू का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे आपके रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, तो उनको इंस्टेंटली मैसेज डिलीवर होगा, साथ गूगल मैप्स का लिंक डिलीवर होगा। वो जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो उनको प्रिसाइजली पता लग जाएगा कि एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है। लास्ट ड्रोजीनेस अलर्ट है कि अगर आप बाइक चलाते चलाते सो गए हैं तो आपको ये अलार्म बीप करके तो जगा देगा। अब फ्यूचर इन्हांसमेंट इसमें ये हो सकती हैं कि अब इस तरह भी होता है कि काफ़ी केसेस में आपको जो एक्सीडेंट होता है वो इतना स्वेयर नहीं होता। अगर आप हल्का सा हिट हुए हैं और गिर गए हैं तो उस सूरत में हम ये कर सकते हैं कि 5 to 10 सेकंड का मार्जिन रख लें। अगर राइडर एक्सीडेंट होने के बाद कॉन्शियस है और वो कहता है कि मैं यानी मुझे एड की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट एड की ज़रूरत नहीं है, तो वो प्रेस कर सकते, कोई बटन प्रेस कर दे, कोई इस तरह कर दे। ये फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं। सेकंड, ये अभी फिलहाल जो हमारा प्रोडक्ट है दिस इज़ नॉट वाटर प्रूफ, वी कैन वर्क ऑन दैट। और उसके बाद और 2-3 चीज़ें हो सकती हैं इसमें। हमने पहले एक चीज़ की मैं भी तजवीज़ देना चाहता है ना, अगर आपकी इजाज़त हो, तो वो ये कि हमारे बाइकर्स यहाँ पर हमारी हुकूमत तो कह देती कि आपको बाइक पे हेलमेट पहनना है, वो अपनी जिम्मेदारी से बड़ी जिम्मा हो जाता है कि हमने कह दिया, आपने नहीं पहना, हम चालान कर देंगे, और फिर बाइकर पर जिम्मेदारी आयद हो जाती है। लेकिन एक जिम्मेदारी हेलमेट बनाने वालों पर भी आती है कि ये मौसम का ख्याल रखकर हेलमेट तैयार करें, क्योंकि हेलमेट्स इसलिए नहीं पहने जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से आप बहुत देर तक हेलमेट पहन के नहीं रख सकते। और बहुत सारे राइडर्स जो अब बाकायदा वो टैक्सी सर्विसेज में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये और भी मुश्किल हो जाए। तभी आपको अक्सर हेलमेट हाथ में दिखाई देता है या वो लटका हुआ हैंडल के साथ लटका हुआ दिखाई देता है। तो एक इन्हेंसमेंट ये भी इसमें आ सकती है कि इसको इस तरह से लाइटर बनाया जाए कि सेफ्टी के साथ साथ मौसम का भी ख्याल रखें। कोई फैन लग सकता है इसमें? फैन तो नहीं लग सकता। खैर ये दिस वन इज ओपन फेस एंड क्लोज फेस एज वेल, ये खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है, तो हम ये वाले हेलमेट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। और सेकंड इसमें ये है कि अगर आप कैसे कहते हैं, इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि हम सोलर सेल्स इस पे लगा सकते हैं अपर। तो उसमें ये है कि मतलब आगे समर है तो उसमें जो है हमारी बैटरी जो इसके ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगी। वैसे भी इसका जो बैटरी टाइमिंग है वो 3 डेज तक है, 3 डेज इसका बैकअप प्लान है। राइट, ठीक है जी। अभी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, उस पर हम बात हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी करेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की अपडेट की है जी। मुल्ज़िम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला जो है महफूज कर लिया गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा कि मुल्ज़िम का बाप जज साहब के कमरे में मौजूद था। मैं हल्फ उठाकर कहता हूँ, जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि वो बात ना करें जो आपने दरख्वास्त में नहीं लिखी। पूरा ऑर्डर टाइप है, वाइटो लगाकर जेल कस्टडी लिख दिया गया है। अदालत ने कहा कि हाथ से वाइटो लगाकर जेल कस्टडी किया गया, और पुलिस ने कहा कि अभी तक लिखा हुआ है अदालती हुक्म पर मरकजी मुल्जिम अरमगान को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया था, और कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और मुल्जिम अरमगान के वालिद भी हाई कोर्ट में पेश हुए थे। ये तफसीलात हमने आप तक पहुंचाई थी और अब ये फैसले के हवाले से बात की जा रही है। इसी पर हमने बात करनी है जी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं नासिर भट्ट, हमारे नुमाइंदे। नासिर भट्ट, क्या मजीद तफसीलात सामने आई हैं, जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें कि इस वक्त जो है बहुत ही हाई क्रिएट केस जो है ना यहाँ पर चल रहा है, और इस वक्त वक्फा है अदालत में तमाम तर तफसीलात लेकर, तमाम तर चीजें सुनकर जो है वो फैसला महफूज कर लिया है। इसमें अगर हम अपने नाज़रीन को इत्तला करें कि अदालत ने कहा कि पूरा ऑर्डर टाइप हुआ हुआ है और वाइटो लगाकर जेसी किया हुआ है, जबकि पुलिस लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके हवाले से अफसरान ने ये बताया कि हमने रिकॉर्ड कोर्ट से लिया है,
महकमा दाखिला से आए हैं। रजिस्ट्रार का ओहदा जो है वो खाली है, जिसके पास चार्ज है वो उम्रे पे गए हैं। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क दिए कि हाथ से वाइटो लगाकर जैसी किया गया है, पुलिस अभी तक लिखा हुआ है। तो ये तमाम तर चीजें जो है अदालत के सामने पेश की गई। प्रोसिक्यूटर जनरल ने हर चीज उनको वाजे की और बताया कि ये तमाम तर हकाइक हैं। अदालत ने इस वक्त जो है वो जो पुलिस रिमांड था जिसकी लिए प्रोसिक्यूटर यहाँ पर आए हैं, वो दरखास्त जो की फैसला महफूज किया है और इससे कुछ देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा कि आया कि अरमगान का रिमांड पुलिस को दिया जाता है या नहीं दिया जाता, क्योंकि हम हमेशा यही देखते हैं कि तफ्तीशी जो मामलात होते हैं हमारे वो बहुत कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से बआसानी जो है वो चीजें जो है मुल्ज़िमान के हक में चली जाती हैं। लेकिन अब ये देखना है कि इस तमाम तर चीजों को जिस तरीके से वाइटो लगा हुआ पेपर सामने आया, तमाम तर चीजें आई, अदालत को बताया गया कि ये अदालती रिकॉर्ड है, रजिस्ट्रार मौजूद नहीं है, जो रजिस्ट्रार थे वो उम्रे पे गए हुए हैं जो उनकी जगह मौजूद थे। ये तमाम तर मामला जो हैं ये हम देख रहे हैं, कोर्ट को आगाह कर दिया गया है। इससे पहले तमाम तर वाक़या पढ़ के सुनाया गया, FIR जो थी वो पढ़ के सुनाई गई, तमाम तर हक़ाइक़ अदालत के सामने रख दिए गए हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से बात होती है या किस तरीके से अदालत इसको हैंडल करके फैसला देती है। किस तरीके से अदालत इसे हैंडल करती है। फैसला महफूज कर लिया गया है और कुछ ही देर में सुनाया जाएगा। नासिर भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि इस वक्त तमाम तर मामलात को सामने रखा गया है। अरमान का जो एतराफ़ जुर्म है उसको भी सामने रखा गया है और फैसला महफूज कर लिया गया है। इसके ऊपर जैसे ही अपडेट आएगी मजीद अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। हम वापस स्टूडियो गेस्ट की जाने आते हैं जी। हेलमेट पहनना वैसे ही बहुत ज़्यादा आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको पता है भारी जो जुर्माना है, जो चलान है वो भी आपका किया जा रहा है। 2000 रुपये चलान किया जा रहा है अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी सेफ्टी है जनाब, इसमें किसी और का कोई फ़ायदा नहीं है। इस पर हम बात कर रहे हैं, हमारे जो जीनियस स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने एक शाहकार जो है वो तश्कील दिया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि अब ये एक प्रोटोटाइप था पहले और अब एक फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया है, अगर ये प्रोडक्ट कोई ख़रीदना चाहता है, क्या एक तो मुझे ये बताएं कि अब इसको यूज़ किया जा सकता है, इट्स कम्प्लीटली रेडी और इसमें और किसी किस्म की एनहांसमेंट की कोई गुंजाइश नहीं बची है और ये फाइनल प्रोडक्ट है, और दूसरा ये कि अगर कोई ख़रीदना चाहता है, कोई आपसे बनवाना चाहता है, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका क्वेश्चन था कि दिस इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट, तो इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वाटर प्रूफ नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव द फैसिलिटीज़ टू एग्जैक्टली एम्बेड ऑल द सेंसर्स इन द हेलमेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो हम इसको कमर्शियल लेवल पे जाके इसको फुली एम्बेड करें, ठीक है, जो अभी आप बाहर देख सकते होंगे कि काफ़ी वायर्स बाहर हैं, तो इसको हम एम्बेड कर सकते हैं अंदर। सेकंड, जो ये बाय करना चाहता है तो इंडिविजुअली तो हर कोई बाय कर सकता है, क्योंकि हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं इसको कमर्शियल लेवल पे लेके जाएं, ठीक है, और एवरी इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान शुड यूज दिस। और क्या प्राइस रेंज होगी जिसमें ये प्राइस रेंज जो ये फॉल करेगा, अगर हम सिर्फ हार्डवेयर की कॉस्ट देखें तो वो मैक्सिमम जाएगी हमारी 7 to 8K ओनली हार्डवेयर। उसमें हम हेलमेट की कॉस्ट ऐड करें, वो डिपेंड करता है ऑन द क्वालिटी ऑफ द हेलमेट। एज यू नो इट वेरी फ्रॉम 5000 to 50,000 एंड इवन मोर, तो उससे भी वेरी कर सकता है। देन अगर ये बल्क में बनेगा, क्योंकि हमने ये सेंसर जो सारे लिए थे रिटेल में लिए थे, कॉस्ट फिर कम आएगी जब ये बल्क में बनेगा, तो बिल्कुल। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, अभी फ़िलहाल इसके जो मेजर चीज़ें हैं वो ये है कि ये बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होगी अगर हेलमेट आपने नहीं पहना हुआ, तो इसके लिए बाइक में भी कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे, कुछ सेंसर्स लगाने पड़ेंगे, मॉडिफिकेशन? जी, इसके अंदर बाइक के अंदर भी एक हमारा सर्किट है जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे राइडर जो है हेलमेट पहनेगा तो उसे सिग्नल चला जाएगा कि राइडर ने जो हेलमेट वियर कर लिया, तो उसका इग्निशन ऑन हो जाएगा। तो इससे ये इसमें ये भी फीचर हो सकता है कि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़फुल है, क्योंकि जिसका बाइक होगी वो उसी हेलमेट से वो स्टार्ट होगी, अदरवाइज किसी और हेलमेट से, और जो चोरी भी करना चाह रहा होगा बाइक, उसे भी नहीं इस चीज़ का पता होगा कि बाइक हेलमेट के बगैर स्टार्ट हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि सभी बाइक्स को जो है वो सेंसर के से स्टार्ट होना पड़ेगा। तो बहुत सारी बाइक्स तो ऐसी जो किक स्टार्ट हैं, अभी भी बहुत सारी जैसे 70s हैं, वो सारी किक स्टार्ट हैं, तो उनमें क्या इग्निशन लगवाना पड़ेगा, जो कोई इग्निशन का बटन लगवाना पड़ेगा? एक्चुअली ये सिर्फ सेल्फ स्टार्ट बाइक्स के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा कंट्रोलर है ना वो इग्निशन के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि इवन आपने अगर की से ऑन कर भी लिया ना इग्निशन, तो आप किक मारते रहें, बाइक नहीं आपकी स्टार्ट होगी। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, जाते जाते एक तो हमारे जो नाज़रीन जिन्होंने मैं एक बार ज्वाइन किया है, उन्हें एक तो इसकी कॉस्ट आपने फाइनल बतानी है, और दूसरा ये कि कोई मैसेज आप उन्हें देना चाहें खास तौर पे रोड सेफ्टी और हेलमेट पहनने के हवाले से। अगर ये हेलमेट ना भी हो तो हेलमेट पहनना
कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेन चीज़ यही है कि हेलमेट हमारी जो है ना हेड इंजरी जो है ना हम उससे बच सकते हैं। और जो डेथ एक्सीडेंट में मेन इशू जो है डेथ का वो यही है कि जो पर्सन को है वो हेड इंजरी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना ब्लड लॉस हो जाता है ऑन द स्पॉट। तो हम यही कहेंगे कि मतलब जो भी ये हेलमेट, वैसे तो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया होगा कि हर बंदा राइडर जो है वो हेलमेट पहनेगा, तो अगर वो हेलमेट पहन ही रहा है तो उसके साथ अगर सेफ्टी फीचर्स और ऐड हो जाएं तो ये काफ़ी राइडर के लिए जो है यूज़फुल हो सकता है। और दूसरा आपने पूछा इसकी कॉस्ट क्या है, तो अगर हमने फर्स्ट टाइम इसे बनाया तो हमारी कॉस्ट जो है 35,000 तक आई है, क्योंकि हमने टेस्टिंग की है, मुख्तलिफ सेंसर जो हैं वो मतलब चेक किए हैं। तो अगर वैसे मतलब बल्क में बनाएंगे तो ये मतलब हर सिटीजन के लिए इजी होगा कि वो बाय कर सके और इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सके। राइट, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए तलहा और साकिब। और जैसा ज़रूरत इजाद की माँ है, तलहा एक एक्सीडेंट से मिले, नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो उनको रियलाइज़ हुआ कि कितना ये ज़रूरी है कि अपने हेलमेट में इन चीज़ों को शामिल किया जाए। और अब 4 सेंसर्स हैं, उनमें वो सेंसर भी मौजूद है जो फौरी इतला पहुँचाता है ना सिर्फ पुलिस को बल्कि एम्बुलेंसेज को कि उनकी मदद को आया जाए, जो कि बड़ी ज़बरदस्त पेश है। जी हाँ, हम जाएंगे अभी ब्रेक पर। आपने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि हमारे पास आपके लिए बहुत प्यारा सा बहुत बड़ा सरप्राइज है। ब्रेक के बाद आते हैं। जी मौला हमें भी जलवाएगा नाज़ पर लेकर चलो मौसा, तुम्हें भी गश खा गया तो हुस्ने जाना कौन देखेगा। उनसे मिलने को तो क्या कहिए, उनसे मिलने को तो क्या कहिए जिगर, खुद से मिलने को जमाना चाहिए। ये रमजान नाज की फौज कशी, ये दिलबर तेरी खास अदा, क्या खूब तेरी इस उल्फत में, क्या खूब तेरी इस उल्फत में, मिस्कीन से मैं सुल्तान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ। वाह 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 वाह, खूबसूरत खूबसूरत। कहीं हम खो गए इस नन्ही सी सूफी गुलकारा की आवाज़ में। आप बिल्कुल पहचान गए होंगे कि स्टूडियोज़ में कौन हमारे साथ मौजूद है। जी, हमारे साथ दुआ फातिमा मौजूद है, एक्सप्रेसो की आज मेहमान है। और दुआ फातिमा सूफी गायकी में आप देख सकते हैं कि किस हद तक हैरत अंगेज़ महारत की हामिल हैं। छोटी सी दुआएं, 11 साल की दुआ फातिमा है और उनकी आवाज़ किस कदर मीठी है और किस कदर खूबसूरत उतार चढ़ाव उनकी आवाज़ के आपने सुन ही लिया है। छोटी सी नन्ही सी सफ़ीर कह लेना सूफ़ी कलाम की, तो वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। चले जनाब, इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। हमारी नन्ही सफ़ीर दुआ फातिमा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुना? अच्छा, दुआ इतनी छोटी सी चीज कही थी कि आपने दुआ फातिमा केएम जरूर कहना है। केएम, बिल्कुल। केएम क्या चीज़ है? केएम के से तखल्लुस है मेरा। के से मेरे बाबा का नाम है कामरान कवि और एम से मेरे ग्रैंडफादर का नाम। राइट, जबरदस्त जबरदस्त। तो आप एक पूरी अपनी जनरेशंस को साथ लेकर चल रही हैं। जी, जी। तो अब बाबा आपके जो हैं उस्ताद भी हैं? जी जी, बाबा ही सिखाते हैं। बाबा सिखाते हैं। और तो ये कब से शुरू हुआ है जर्नी? अभी तो आप 11 साल की हैं, तो आपने शुरू कब किया होगा? बस अल्लाह का करम है और पापा ने सिखाया। पापा का शौक था ना, तो बस उन्होंने नहीं सीखा, तो आगे अब वो मुझ पर मेहनत करते हैं, कहते हैं अब तुम मेरा विजन पूरा करो। जबरदस्त जबरदस्त। और आपने कर दिया है, आपने 11 साल में वो कर दिया है अभी जो तो मैं कोई कुछ सोच भी नहीं नहीं,
मैं कहती हूँ कि छोटी मुझे आपदा परवीन साहिबा की जो झलक है ना वो आपने दिखाई दी है, जिस तरीके से आपने आगाज़ किया है, जिस तरीके से आपकी आवाज़ के उतार चढ़ाव हैं, क्या खूबसूरत चीज़ है। मुझे बताएं, स्कूल जाती हैं आप? जी, किस क्लास में पढ़ती हैं? 6th क्लास में। ज़बरदस्त। तो ये मैनेज कैसे कर लेती हैं? स्कूल भी जाना है, फिर इसके लिए भी ट्रेनिंग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, टाइम देना पड़ता है। टफ होता है ना ज़्यादा, तो फिर भी मैं कर लेती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ। कितना टाइम देती हैं एक दिन में रियाज जो करना होता है? रियाज तो मैं 1-2 घंटे बस। राइट तो ये जब सोशल मीडिया पे आप वायरल हुई तो फिर क्लास फेलोज ने कोई रिएक्शन नहीं दिया कि बहुत आप एक selection- वायरल सेंसेशन कई बन ना गई? मतलब जेलस भी होते थे और कई खुश भी होते थे, कई सुनते ही नहीं थे कि अच्छा। मैं कहती थी ना मेरे वो प्रोग्राम आया तो कहते हमें पता है अब काम करो आगे, तो रिएक्शन गलत आता था मुझे। क्यूटनेस देखें आप दुआ की, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मैच्योरिटी और इस तरह की बातें। आपने जो हासिदीन है उनसे तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। हाँ, जो आपकी कदर करते, जो आपके फैंस अब तो बन गए हैं भाई, सोशल मीडिया पर आप वायरल सेंसेशन बनी हुई हैं। बिल्कुल दुआ है, लेकिन हासिदीन के बारे में एक चीज वो ये है कि आपने इनसे घबराना नहीं है। ये नेचुरल होता है, जब कोई ऊपर जा रहा होता है, जिस पेड़ पे फल बहुत होता है उसी पे रोड़े मारते हैं लोग। वो होते हैं, मैसेज आते हैं टिकटॉक पे, मैसेज वाला ऑप्शन होता है ना उसमें कि अभी सीखो, तो मेरे पापा कहते हैं इनकी परेशानी नहीं लेनी। हाँ, तो आप कहें आप सीख रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हमने कहा कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ अचीव कर लिया है, जब पहला कौन सा गाना, पहले कौन सी आपने चीज़ गाई ऐसी सूफी मौसीकी की जो आपकी वायरल हुई? कौन सा कलाम पढ़ा आपने? मुझे ना तब इतनी होश नहीं थी। मेरे पापा के दोस्त थे, वो हमें ले गए शो में, हमें कुछ भी नहीं था पता। उन्होंने ना वहाँ पे कहा यहाँ आना बहुत मुश्किल है। मेरे पापा काफ़ी देर यहाँ रहे हैं, ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, तो उन्होंने ना बात चुप करके सुन ली। बाद में ना सहार अली बग्गे साहब के घर ना मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया था, तो वहाँ की वीडियो मेरे पापा लगा के ना अपने दोस्त को दिखा रहे थे। तो वहाँ पे ना एक कैमरा मैन थे नकाश भाई, उन्होंने वो सुन लिया। फिर पहली बार मुझे ना सूफ़ी आता था, कुछ भी मुझे नहीं था आता। तब वहाँ पहली बार मैंने मेरे पास तुम हो का एक सॉन्ग गाया। फिर वहाँ से मैं हिट हुई और फिर मजाक रात वालों ने बुलाया, इमरान अशरफ भाई ने बुलाया। अच्छा, तो ये बताएं कि बाबा ने कैसे कन्विंस किया कि आप इस डगर पे चलें और आपकी आवाज़ को किस तरह से शिनाख्त किया गया? अब साहिर अली बग्गा वाली भी जो एपिसोड है उसके बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि किसने आइडेंटिफाई किया कि आप गा सकते हैं? बाबा ने किया। कलाम पढ़ सकती हैं आप, बाबा ने किया। और फिर उसके बाद ट्रेनिंग कैसे शुरू हुई? ट्रेनिंग मेरे उस्ताद हैं हसन भाई, और सुरताल एकेडमी है एक, उसमें ज़िया अंकल, वो भी मेरे सर हैं, वो भी मुझे सिखाते रहे हैं। मैं एकेडमी जाती रही हूँ। और तीसरे फारूक अंकल, ठीक है, उन्होंने बहुत हमें प्रमोट किया। ज़बरदस्त, हम उनके भी मशहूर है जी, इतनी टैलेंटेड इन्फॉर्मेशन देते रहे कि हाँ यहाँ जाएँ। अंकल फारूक, उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बातें करने में हम ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करते, हम चाहेंगे हम आपसे कुछ और भी सुनाएं। बुल्ले शाह जी का एक कलाम जो मैंने मजाक रात में गाया था। बुल्ले शाह यार हंस के मना लेंदे ते साडा रोना भी ना मंजूर होया। अलिफ अल्लाह बेहिश्ता मी मुहम्मद मेरा, कुल नफस ते तबक सारे आंदा है चेहरा। तूर सीना जबल मूसा हो तजल्ली खुदा, जिस तलक के आबाद है काबा तेरा मक्का तेरा। मौला तेरियां ऊंचियां शाना, मौला तेरियां ऊंचियां शाना, बोले बोले तेरा दीवाना मन भावे। मट्टी दी डेरियां मैं तेरियां, दीदार दे मेरे इश्क को निखार दे। दीदार दे मेरे इश्क को निखार दे। मेरी रूह को सदकार दे, अरदास सुन ले मेरी मन भावे। मट्टी दी डेरियां मैं तेरियां,
मैं तेरी वाह वाह वाह, क्या कमाल वॉइस है, क्या जबरदस्त जबरदस्त आवाज लेती है आपने। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि इतनी नन्ही सी जो हमारी ये सूफी गायक इतना खूबसूरत गाती हैं। तो एक लड़ी जो हमें दिखाई देती है कि आप पास्ट के जो सूफी कलाम है उनको जोड़ रही हैं और आप हमारा मुस्तकबिल हैं। देखिए कैसे खुशगवार सा एक जो है ताल्लुक बन गया है दोनों चीज़ों के, माजी और मुस्तकबिल के बीच में। तो दुआ ये बताइएगा कि अभी एस्पिरेशन क्या है, आप क्या बनना चाहेंगी, क्या कौन सा फनकार ऐसा है जिसको आप देखते हैं और आप सोचते हैं कि जो ये मिराज इसको हासिल मेरा है? आइडल आबदा जी है, Right. सनम जी, जबरदस्त। और मैं उनको, वो मेरी लेजेंड आदमी है वो। बिल्कुल लेजेंड है सबके लिए। बस कोशिश करती हूँ उस तरह का पढ़ना, और विजन मेरा यही है कि मैं सूफी को ही लेके आगे चलूँ। कोशिश करती रहे, हमें आप में स्पार्क नज़र आ रहा है और आपकी आवाज़ जो है वो खुद ही बता देती है कि क्या। अच्छा मुझे बताएं कि सूफ़ी गायकी वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल गायकी समझी जाती है। इसमें आपकी उम्र के बच्चों को तो पता भी नहीं होता जो आप गा रही हैं वो, और जो उसका मतलब है मुझे भी नहीं था पता, हाँ। मेरे पापा ने मुझे बताया। अच्छा, तो ये कितना ज़्यादा दूसरे गाने के अलावा ये कितना ज़्यादा मुश्किल है इस गायकी को गाना, ख़ास तौर पर जो सूफ़ी कलाम है उसको पढ़ना, उसकी अदायगी? सूफी कलाम पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपने आप को ये नहीं कह रही मैं बहुत आला हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आबदा जी और सनम जी बहुत आला हैं, तो मैं उनकी जैसी बन नहीं सकती। नहीं, लेकिन आपकी अपनी शनाख्त तो अभी भी बन रही है। आप अगर देखें इसको गौर से, और आप देखें कि दुनिया बहुत बदल गई है। बहुत सारे जो हमारे नन्हे गुलकार हैं, बिल्कुल, और नन्हे गुलकार सामने आ रहे हैं, आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे गाते हुए सुनाई देते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्स में वो शामिल हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपको भी उन्हीं जो है प्लेटफॉर्म्स पर देखेंगे, बल्कि उससे बढ़कर भी बड़े प्लेटफॉर्म पर भी देखेंगे। लेकिन अभी आप क्या तजवीज़ देंगी जो आपकी उम्र के गुलकार हैं? कुछ तब्दीली आप में आई सूफ़ी कलाम गाने की वजह से? आई, थोड़ी बहुत आई थी, थोड़ी बहुत आई, लेकिन होता ये है कि इसका एक असर होता है। आप सूफ़ी कलाम पढ़ते हैं तो उसका एक असर आपकी ज़ात पर भी होता है। कुछ फीलिंग आई, कुछ ऐसा शफाफ सा फील हुआ जो आपको सुनकर हमें फील पीछे ऐसे लगता है जिसने मेरे ना किसी ने हाथ रखा हुआ है कि पढ़ो, पीछे हम हैं। वाह, तो ये मौला की देन है कि मैं पढ़ती हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि आगे क्या ख्वाब है भाई? और पढ़ भी रही हैं, साथ साथ इसको कंटिन्यू कर रही हैं सिंगिंग को, तो पढ़ाई करके आपने क्या बनना है जी? सिंगिंग साथ साथ लेके चलेंगी या सिंगिंग को प्रोफेशन बनाएंगी आगे चल के? प्रोफेशन आगे चल के आपने एक सूफ़ी गुलकारा बनना है, वैसे वो आप बन चुकी हैं ऑलरेडी। बन चुकी नहीं, मैं भी कुछ भी नहीं हूँ, बस देखती हूँ उनको। एक सूफी गायक होने के नाते सबसे पहला जो आप पर असर होता है वो यही होता है कि आप अपनी ज़ात से बाहर निकल आते हैं, जिससे आजिज़ी आ जाती है और आप कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं है। आजिज़ी में सब कुछ होता है। ये कॉन्सेप्ट्स भी आपसे डिस्कस होते हैं कि आजिज़ी और ये? पापा ही करवाते हैं कि मैं ना, मुझे पता ही नहीं था, मेरे पापा ही कहते हैं कि आजिज़ी चीज़ सारे भाग लग देने, ये मेरे पापा कहते हैं, तो इसलिए मुझे वो सिखाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, जो आपके फैंस हैं बहुत सारे, जैसे टिकटॉक पर हैं, सोशल मीडिया पर, उनके रिस्पांस से खुशी होती है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इंस्टा पे भी आते हैं, फेसबुक पे भी, टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, कई कई बुरे भी आते हैं। अच्छा, आज इस प्लेटफॉर्म से, एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से कुछ कहना चाहोगी? मैं बहुत खुश हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आके। पहले मैं ऑडियंस में जाती थी, अब मुझे गेस्ट बुलाते हैं, मैं अल्लाह की बहुत अरे वाह, अरे वाह, आप खूब तरक्की करें जी। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आप गा रही हैं, जिस तरीके से आप सूफी टैलेंट जो है उसको प्रमोट कर रही हैं, तो हमारी तो दुआ है कि जनाब के आप आगे बढ़े और खूब तरक्की करें। हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ और भी सुनाएं। मैं क्या सुबह सुबह हमें पता है मुश्किल होता है गाना, हमसे तो बोला नहीं जाता। मैं आबदा के हवाले से कुछ अगर आप मन लागो यार फकीरी में आबदा जी का कलाम। मन लागो यार फकीरी में, 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 पढ़े पढ़े लम्हाज़ार किताबा कदी मन अपने नू पढ़िया नहीं, जा जा वड़ दे, जा जा वड़ दे मंदिर मसीती
विच बड़िया नहीं मन लागो यार फकीरी में मन लागो यार फकीरी में मन लागो यार फकीरी में प्रीत जो लागी प्रीत जो लागी भूल गई प्रीत लगी मन माँ राम राम पियो पियो कहे राम 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 पियो पियो कहे मुख के सिरदाना मन लागो यार फकीरी में मन लागो यार फकीरी में। वाह वाह वाह, वाह, कमाल है। जबरदस्त। हमारा मन आपकी आवाज से लग गया। हम और आपको दुआ रोक नहीं पा रहे थे। दुआ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप एक्सप्रेसो में आ जाएं। अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से मजीद तरक्की दे और ये जो आजिज़ी आपके अंदर है ये इसे हमेशा इसी तरह से रखिएगा। इसके साथ ही एक्सप्रेसो से हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।